हेलो एवरीवन, आई एम तनीषा योर तनुदी। मैंने आप लोगों के लिए 3 PYQ की वीडियोस अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ PYQs कराए हैं। आज की इस वीडियो में हम आवर इन्वायरमेंट चैप्टर के PYQ करेंगे। देखो, इस चैप्टर से आपके केस स्टडी के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और वैल्यू पॉइंट्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो बाय तनुदी, लेट्स लर्न स्पेशल। CBSE 2008 में आया था। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, स्टेट वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर, हाउ इज इट formed there, which compound are responsible for the depletion of ozone layer, how do these compound enter into the atmosphere। कह रहे हैं कि ओजोन लेयर का एटमॉस्फेयर में फंक्शन बताना है, ये कैसे बनती है और कौन से कंपाउंड्स इसके डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इसके टूटने के लिए, इसके क्षय के लिए, और ये कंपाउंड्स हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे एंटर करते हैं, कैसे घुसते हैं। तो देखो, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि हमें सन से आने वाली यूवी रेज से बचाती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। देखो, ये बनती कैसी है, जब O2 यानी कि ऑक्सीजन यूवी रेडिएशन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन अलग अलग मोनो एटम्स में टूट जाता है, O+O। फिर जब ये मोनो एटम्स दूसरे किसी डाई एटम यानी कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो ये O3 ओजोन बना देते हैं। मतलब पहले ऑक्सीजन टूटेगा, फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। देखो, मैं यहाँ पे बताया गया था कि कौन से कंपाउंड्स इसके डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कहाँ से आता है, रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्यूशर से रिलीज होता है, पहले होता था। देखो, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये कोई इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि 1987 में UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि CFC को बैन कर देना है, इसका यूज़ नहीं करना, क्योंकि इन्वायरमेंट को काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ रहा है इससे, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेंगे और हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देंगे, तोड़ देंगे आएगी। तो इससे क्या होगा, जो यूवी रेज होंगी जो कि सन से डायरेक्ट हमारी अर्थ में आ जाएंगी, और इससे स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद हो सकता है। अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन का एक होल पाया गया था, बड़ा सा, तब जाके हमें पता चला कि CFC को हमें बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। पूछते हैं, CBSE 2013 और 2017 में आया था, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम क्या होता है, लिस्ट इट्स 2 मेन कंपोनेंट, इसके 2 मेन कंपोनेंट को बताना है। फिर सेकंड पार्ट है, व्हाई डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन्ड रेगुलरली, एक्सप्लेन। मतलब हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम किसी तालाब या झील को साफ़ नहीं करते बार बार, लेकिन एक एक्वेरियम यानी कि जो मछली वाला घर होता है, मछली जिसमें हम रख नहीं लेते अपने घर में मछली, जिसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं, उसे हमें प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है रोज़ या फिर हफ्ते में, इस तरीके से। तो देखो, फर्स्ट है कि इकोसिस्टम क्या होता है, द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टू मेक लाइफ पॉसिबल इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक इंट्रैक्शन होता है, तालमेल होता है, जिससे लाइफ पॉसिबल हो, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट जो सांस लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स और बैक्टीरिया, और एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि जो निर्जीव हैं, जो नॉन लिविंग है, सॉइल, माउंटेन, रिवर्स, etc। ठीक है, हमें रोज़ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल मतलब एक्वेरियम को हमें क्या है, रोज़ साफ़ करना पड़ेगा। तो देखो, पॉन्ड एक नेचुरल इकोसिस्टम है जो कि प्रकृति ने खुद ब खुद बनाया है, लेकिन एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जिसे मैन मेड है, मतलब मैन ने, इंसान ने बनाया है।
इट नीड प्रॉपर क्लीनिंग, इसीलिए हमें इसको प्रॉपर क्लीन करना पड़ता है। देखो इट नीड प्रॉपर क्लीनिंग बिकॉज अमाउंट ऑफ क्लीनिंग बैक्टीरिया और फंगाई इन द एक्वेरियम इज टू स्मॉल और इवन नोट, सो इट नीड। देखो हमें पता है जो नेचुरल हमारी लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, उसमें क्या है, आर्टिफिशियल क्लीनिंग, साफ़ करने वाले फंगाई बैक्टीरिया जो गंदगी को डिकम्पोज कर देंगे वो होते हैं। लेकिन एक्वेरियम में जो क्लीनिंग बैक्टीरिया या फंगाई है वो ना के बराबर होती हैं या बहुत कम होती है, तो ये भी रीज़न है। सीबीएसई 2015 में आया था, कह रहे हैं व्हाट इज़ 10% रूल। 10% रूल क्या है, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। The energy transfer to the each successive tropic level of food chain is the 10% of the previous level. ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ 10% होती है पिछले वाले ट्रॉपिक लेवल का। 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है सराउंडिंग में, या तो हीट के रूप में या फिर रेस्पिरेशन जो हम करते हैं उसमें। प्लांट ओनली 1% सोलर एनर्जी का यूज़ करता है। देखो जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने क्या किया, 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी ली, प्रोड्यूस करी। जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा जैसे कि वी कैन से काऊ को सिर्फ 100 किलो जूल एनर्जी मिलेगी क्योंकि 10% इसका। अब काऊ को अगर लायन खा लेता है तो लायन को सिर्फ 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी, प्राइमरी कंज्यूमर का 10%। और अगर लायन मर गया या फिर लायन मर गया और जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरियाज हैं उनको 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी। है काउ लायन इस सब का आप चेन बना के एग्जाम्पल में लिख देना, या आप ये टॉपिक लेवल बना सकते हो और इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। चलो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस होता है। देखो increase of concentration harmful chemicals like DDT, pesticides etc from first tropic level to the last tropic level in a food chain is called biological magnification। यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में से लास्ट ट्रॉपिक लेवल में जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है पेस्टिसाइड्स या हार्मफुल DDT इन सब की, उसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि पेस्टिसाइड होता है, जब किसान अपने खेती करते हैं तो वहाँ पे पेस्टिसाइड्स डालते हैं, कीटनाशक। अब वो कीटनाशक प्लांट में मिल चुका है, अब उस प्लांट को हम खाएंगे तो वो पेस्टिसाइड्स की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में भी चली जाएगी। या फिर मान लो उस प्लांट को गाय ने खा लिया तो वो जो अमाउंट थी, कंसंट्रेशन थी हार्मफुल केमिकल की, वो गाय के अंदर चली गई। गाय को अगर लायन ने खा लिया तो वो लायन के अंदर चली गई। तो जो कंसंट्रेशन होती है ना हार्मफुल केमिकल्स की, ये बढ़ती जाती है, हर फूड चेन में शामिल हो जाएगी और हर एक ट्रॉपिक लेवल में बढ़ती जाएगी। इसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। देखो जैसे कि एल्गी में थी बायोलॉजी, मतलब एल्गी मान लो एक पॉन्ड में था और पॉन्ड में DDT मिला हुआ है या पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है। एल्गी को जू प्लैंक्टॉन्स खाएंगे तो कंसंट्रेशन जू प्लैंक्टॉन्स में बढ़ जाएगी। जू प्लैंक्टॉन्स को स्मॉल फिश ने खाया, फिर बिग फिश में, और फिर ह्यूमन ने बिग फिश को खा लिया, तो देखो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ह्यूमन के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से फूड चेन में क्या होता है, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स DDT शामिल हो जाते हैं, हार्मफुल कंसंट्रेशन। फ्लैश ऑफ कार्निवोर इज ग्रास, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कह रहे हैं जो कार्निवोर होते हैं उनका जो खाना है सारा खाना ग्रास ही होता है, तो हमें इसे समझाना है। तो देखो देखा जाए वैसे तो कार्निवोर जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो मांस खाते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका जो खाना है वो ग्रास होता है। देखो वो कैसे, फ्लैश ऑफ हर्बीवोर यानी कि हर्बीवोर से लेते हैं। ठीक है, और जो हर्बीवोर हैं वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं, तो डायरेक्टली नहीं, मतलब डायरेक्टली शेर जो है वो घास नहीं खा रहा, लेकिन घास गाय ने खाई है, वो गाय को तो खा रहा है ना, तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ऑल द फ्लैश ऑफ कार्निवोर इज ग्रास। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को समझते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से, जैसे कि हमारे वेजिटेबल पील्स हो गए, कागज, ये सब क्या हैं, ये
जब इसमें बैक्टीरियाज काम करेंगे तो ये गल जाएंगे, ये डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये डिग्रेड नहीं होते, ये डिकम्पोज नहीं होते। जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट को लेके। तो आपसे केस स्टडी में इस तरीके से पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़ आपके पास आती रहेगी। थैंक यू।